बंद कमरे के अंदर से लगातार मारपीट और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वसुधा देवी लगातार बाहर से कमरे का दरवाज़ा पीट रही थी। बहू का क्रंदन उनका कलेजा चीर रहा था। सौरभ बेटा, भगवान के लिए छोड़ दे बहू को, इतना मत मार उसे कि वो मर ही जाए। क्यों हैवान बनता जा रहा है तू लल्ला, ये मत भूल वो माँ बनने वाली है। बेटा शांत हो जा और बाहर आ जा, मेरी बात मान ले बेटा। काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटने पर भी जब सौरभ ने दरवाज़ा न खोला तो वसुधा जी हार कर सिर पकड़कर वही ज़मीन पे बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और सौरभ पैर पटकता हुआ सीधा घर से बाहर निकल गया। उसका पसीने से लथपथ, खूंखार, गुस्से से लाल हुआ चेहरा देख वसुधा जी के मुंह से एक शब्द ना निकला। इस हैवान ने मेरी ही कोख से जन्म लिया है, सोचते हुए वो कमरे में दाखिल हुई। वहाँ का नज़ारा देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। नैना, उनकी बहू, निढाल सी जमीन पर पड़ी थी। उसके सर और नाक से बहुत खून बह रही थी। उसके शरीर पर पड़े चोटों के निशान देखकर वसुधा जी की रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने नैना का सिर अपनी गोद में लेकर उसे थोड़ा पानी पिलाया, लेकिन पानी भी उसके हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था। वसुधा जी ने तुरंत फ़ोन कर जान पहचान से एक डॉक्टर को घर बुलाया। बड़ी मुश्किल से नैना को होश आया। वसुधा जी की जान में जान आई। डॉक्टर वसुधा जी से परिचित थे और सौरभ के व्यवहार से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। वसुधा जी, आपकी बहू शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर है। ऊपर से इसे इस तरह पीटा गया है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी खतरा हो सकता है। आप सौरभ को समझाती क्यों नहीं? वो तो हमारी पुरानी जान पहचान है। तो मैं आपकी विनती टाल नहीं सका और घर आ गया, वरना ऐसे मामलों में पहले हम पुलिस से संपर्क करते हैं, तब इलाज होता है। आगे से ऐसा ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। ये आखिरी बार है जो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, याद रखिएगा, डॉक्टर खींचकर बोला। नैना की ड्रेसिंग कर और कुछ दवाइयाँ देकर डॉक्टर चले गए। वसुधा जी ने नैना को सीने से लगा लिया। नैना भी उसे लिपटकर एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मैं नहीं रह सकती सौरभ के साथ, वो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। जी चाहता है जहर खाकर अपनी जान दे दो। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। और सुन बेटा, इस बारे में अपने ससुर जी से कुछ मत कहना, ठीक है? अभी वो बाजार गए हैं, आते ही होंगे। तो जानती है ना उनका गुस्सा, उन्हें पता चला तो सौरभ को मार ही डालेंगे। घर में और कलेश नहीं होना चाहिए बेटा, तू समझ रही है ना? बोली नैना ने एक छोटी बच्चे की तरह हाँ में सिर हिलाया और फिर वसुधा से लिपट गई। वसुधा जी नैना का सिर अपने गोद में रख सहलाने लगी। दवाई के असर से कुछ ही देर नैना की आंखें लग गई। उसी समय वसुधा जी के पति दिवाकर जी भी बाजार से लौट आए। अरे वसुधा, ये क्या हो गया हमारी बहू को? नैना की हालत देख दिवाकर जी लगभग चीखते हुए बोले, ओ कुछ नहीं जी, बहू का पैर फिसल गया, वो गिर पड़ी, देखो ना कितनी चोट लगी है इसे। वसुधा जी ने अपने बेटे की करतूत को छुपाने की पूर्ण प्रयास किया। ये जवाब सुनकर दिवाकर जी के आंखों में खून उतर आया। वो लगभग चीखते हुए बोले, ईश्वर से डरो वसुधा, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। इस बच्ची की हालत देखकर कोई अंधा भी बता देगा कि इसे बेरहमी से पीटा गया है, और मैं जानता हूँ कि ये हमारे कपूत की ही हरकत है। कहाँ है ये सौरभ? आज मैं इसे पुलिस के हवाले करके ही दम लूँगी। क्रोध से दिवाकर जी का पूरा शरीर कांप रहा था। कैसी बातें करते हो जी? अपने इकलौते बेटे को पुलिस के हवाले करोगे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है आपका? वसुधा जी भी थोड़ी ताव में दिखाते हुए बोली, बेटा
बेटा नहीं है, वो हैवान है। ऐसा कौन सा ऐब है जो उसमें नहीं है? नशाखोरी, सट्टेबाजी, लड़कीबाजी, बस यही ज़िंदगी है उसकी। ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद ही अच्छे थे वसुधा। बोलते बोलते दिवाकर जी का गला रुंध गया। कुछ भी अनाप शनाप मत बकिए। जानते हैं ना आप, कितनी मन्नतें के बाद मेरी गोद हरी हुई थी और सौरभ हमारे जीवन में आया था। सुधर जाएगा हमारा बेटा, थोड़ा समय दीजिए उसे। वसुधा जी ने बेटे के पक्ष लेते हुए बोली। सुधर जाएगा? पिछले 10 सालों से मैं यही सुनता आया हूँ। तुमने बचपन से लेकर आज तक उसकी हर गलत हरकत पर पर्दा डाला है वसुधा। तुम्हारे लाड़ प्यार और अंधे प्यार का ही नतीजा है कि आज सौरभ इस कदर हैवान बन गया है। चलो मान लो मैं और तुम तो इसकी ये हरकतें झेल भी ले, क्योंकि वो हमारी जनी औलाद है। लेकिन इस मासूम बिन माँ बाप की बच्ची का क्या कसूर? ये सौरभ की प्रताड़ना क्यों झेले? सिर्फ इसलिए कि ये उसकी ब्याहता है? मैं तो पहले भी सौरभ की शादी के पक्ष में नहीं था, पर तुम्हारी सौरभ की शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप सुधर जाएगा। जैसे बिना सिर पैर की दलील के आगे मैं ना जाने कैसे झुक गया। नैना के लिए मुझे बेहद दुख होता है वसुधा। हमारी वजह से इस बिना माँ बाप की बच्ची को ज़िंदगी नर्क बन गई है। 3 महीने हुए दोनों की शादी हुए और देखो सौरभ ने इसकी क्या गति कर दी है। नैना भी हमारी बेटी ही है, हमारे अलावा इसका कोई नहीं है। इसकी सुरक्षा भी हमारा दायित्व है। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास सौरभ का रिपोर्ट लिखाने। दिवाकर जी दृढ़ता के साथ बोले। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं अपने बेटे को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। ये कहते हुए वसुधा जी ने दिवाकर जी की हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है वसुधा, आज तुम मुझे मत रोको। एक माँ का फर्ज होता है अपनी औलाद को सही राह दिखाना, ना कि उसकी हर गलती पर पर्दा डालना। याद रखो, माता ही अपने बच्चों की पहली गुरु होती है। उसकी गलतियों को सुधार कर उसे सही राह दिखाना ही माँ का फर्ज है। अगर आज भी सौरभ की हरकत पर तुमने पर्दा डाला तो ये ममता का अपमान होगा वसुधा, ममता का अपमान। ये शब्द सुनते ही वसुधा जी की पकड़ दिवाकर जी के हाथ पर ढीली पड़ गई और दिवाकर जी के पैर तेज़ी से पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।